हाँ जी बेटा, नमस्कार। मैं अमन सर, गुरु कृपा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट से। बेटा, अभी तक जो हमने चैप्टर किया है वो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का चैप्टर, और आज का जो टॉपिक है वो है शेयर कैपिटल का। बेटा, शेयर कैपिटल बेटा एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है +2 लेवल पे, और आपने इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं बेटा लेक्चर 1 से शेयर कैपिटल। जैसे कि बेटा आप सभी जानते होंगे, अपने +1 में बिजनेस स्टडी में काफ़ी कुछ इसके रिलेटेड पढ़ा है। आपने कंपनीज के रिलेटेड काफ़ी कुछ पढ़ा है, और पार्टनरशिप बिजनेसेस क्या होते हैं, और सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेसेस क्या होते हैं। ये सारा कुछ आपने +1 में काफ़ी हद तक इसको रीड किया है। फिर भी एक बार मैं आपको ये चीज़ें सारी रिमाइंड करवाना चाहता हूँ, और उसके बाद हम शेयर कैपिटल अकाउंट्स स्टार्ट करेंगे। हाँ जी बेटा, देखिएगा, मैं आपको अभी इसका डिफरेंस क्लियर करूँगा कि कंपनीज अकाउंट्स, सोल प्रोप्राइटरशिप अकाउंट्स और पार्टनरशिप अकाउंट्स में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले बेटा बात करते हैं हम सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की। जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, ये इसके बेटा आपने अकाउंट्स बनाने भी सीखे हैं +1 में। जो हमारे पास फाइनल अकाउंट्स का चैप्टर था वो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का था। इस बिजनेस में बेटा सिर्फ एक ही पर्सन होता है जिसको हम ओनर बोलते हैं बिजनेस का, और ये पर्सन बिजनेस में क्या करता है, कैपिटल इन्वेस्ट करता है। और ये अकेला ही पर्सन होता है जो कि सारा बिजनेस देखता है बेटा। इसके बाद ये तो हो गया बेटा, हमारा +1 का टॉपिक था सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का, और इसके हमने अकाउंट्स बनाने भी सीखे हैं। इसके बाद आता है बेटा पार्टनरशिप बिजनेस। जो पार्टनरशिप बिजनेस है बेटा, वो बेसिकली पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर कवर होता है बेटा। ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है। हाँ जी बेटा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में कहा गया है बेटा कि कभी भी कोई एक पर्सन पार्टनरशिप का बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता। पार्टनरशिप का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन्स की ज़रूरत है बेटा। जब 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन साथ में इन्वॉल्व होके कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, और उस बिजनेस को हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं बेटा। जब 2 या 2 से ज़्यादा पार्टनर आपस में मिलकर बेटा बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उस बिजनेस को हम पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं। और इनमें ये जैसे कि मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है, इसमें 3 पार्टनर हैं, और ये तीनों पार्टनर क्या कर रहे हैं बेटा, बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं बेटा। और जो हमारे पास सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस था, उसमें सिर्फ एक अकेला पार्टनर होता है, एक अकेला पर्सन होता है जो कि बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट। बात समझ में आती है। और जो पार्टनरशिप बिजनेस है, इसमें 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन इन्वॉल्व होते हैं जो कि कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं एक बिजनेस में, और ये क्या बन जाती है, पार्टनरशिप फर्म बनती है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है बेटा कि जब मान लीजिए ये ए पार्टनर है, ये बी पार्टनर है, ये सी पार्टनर है, ये सारे सेम कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे। कोई पार्टनर ज़्यादा कैपिटल भी इन्वेस्ट कर सकता है, कोई पार्टनर कम कैपिटल भी इन्वेस्ट कर सकता है। उसी के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप फर्म में पार्टनरशिप डीड तैयार की जाती है बेटा। और पार्टनरशिप डीड क्या होती है बेटा? पार्टनरशिप डीड का मतलब है कि एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है पार्टनर्स के बीच में
कि पार्टनर्स कितना कितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे बिजनेस में, पार्टनर्स को कितना इंटरेस्ट पे करेगा बिजनेस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितने % इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होगा, कितने % इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन होगा। बहुत सारी चीज़ें बेटा पार्टनरशिप डीड में डिस्कस की जाती हैं। ये तो बेटा हो गया पार्टनरशिप बिजनेस के बारे में, ये आपने +1 में इतना पढ़ा हुआ है और इसके हमने अकाउंट्स बनाने भी सीखने हैं। लेकिन जो हमारा आज का टॉपिक है वो है बेटा शेयर कैपिटल का टॉपिक। मैंने ये आपको डिफ्रेंशिएट इसलिए किया है ताकि आपको पता चल सके जो हमारे पास सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता है और पार्टनरशिप बिजनेस होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है बेटा। और जो पार्टनरशिप बिजनेस है वो पर्टिकुलर एक इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर उसको हमें रजिस्टर करवाना पड़ता है, उसी के बाद हम कोई पार्टनरशिप फॉर्म क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं बेटा। बात समझ में आती है। आइए आगे हम चलते हैं शेयर कैपिटल की तरफ। अब बेटा सबसे पहले जो शेयर कैपिटल का चैप्टर है वो कंपनीज पे बेस्ड है। वो किस पर बेस्ड है? कंपनीज पर बेस्ड है। कंपनीज का मतलब है जिस बिजनेस के नाम के पीछे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लिखा हो वो कंपनी होती है बेटा। और इसके बेटा अलग रूल्स हैं। ये जो कंपनीज है बेटा वो कंपनी लॉ के अंडर रजिस्टर होती हैं बेटा। हमारा जो बेटा कंपनीज एक्ट था 1956, जो हमारा ओल्ड कंपनीज एक्ट था वो था 1956, जो कि रिप्लेस हो गया बेटा कंपनीज एक्ट 2013 से। अब जो भी रूल्स, जो भी रेगुलेशंस बने हैं बेटा और जो भी लॉ बने हुए हैं वो कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग अप्लाई होते हैं। ओल्ड पार्टनरशिप एक्ट जो था वो ख़त्म हो गया है बेटा अब, क्योंकि अब कौन सा आ गया है बेटा? अब आ गया है हमारे पास कंपनीज एक्ट 2013। बात समझ में आती है बेटा। आइए अब हम इसमें क्या डिस्कस करने जा रहे हैं कि सर कंपनी अकाउंट्स पार्टनरशिप अकाउंट्स या सोल प्रोप्राइटरशिप अकाउंट से किस तरह से डिफरेंट है। हमें तो ये दोनों चीज़ें सेम ही लग रही हैं। नहीं बेटा, ये दोनों चीज़ें सेम नहीं हैं। आपने अभी तक सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में, पार्टनरशिप के बारे में आपको पता चला है। अब जो कंपनीज हैं बेटा, कंपनीज में बेटा बहुत सारे क्या होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं। ये जो शेयर होल्डर होते हैं बेटा ये कहाँ से आते हैं? ये बेटा पब्लिक होती है। ये क्या होती है? पब्लिक होती है। और जब कोई कंपनी स्टार्ट होती है वो मार्केट में पब्लिक को ऑफर करती है कि आप हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करिए। और ये सारे शेयर होल्डर जो हैं ये इस ABC लिमिटेड कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं बेटा। और जब ये पैसा इन्वेस्ट करते हैं ABC लिमिटेड कंपनी में, इसका मतलब है ABC लिमिटेड कंपनी के पास बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो गया। और ये पैसा किसका है बेटा? ये पैसा है ये सारी पब्लिक का। जितनी भी पब्लिक है ये सारी पब्लिक कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करती हैं। और इसके बदले में सर कंपनी उनको क्या देती है? कंपनी बेटा उनको इसके बदले में शेयर इशू करती है बेटा। क्या करती है? शेयर इशू करती है। और एक शेयर सर्टिफिकेट बनाकर देती है इन शेयर होल्डर्स को, जो कि इनके राइट्स को दर्शाता है कि जो ये शेयर सर्टिफिकेट होगा इससे पता चलता है कि कौन कौन से शेयर होल्डर ने कितना कितना पैसा ABC लिमिटेड कंपनी में इन्वेस्ट करा है। और उतनी क्वांटिटी के शेयर्स हर एक शेयर होल्डर को प्रोवाइड किए जाते हैं।
बात समझ में आती है? इसका मतलब ये हुआ कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस जो था वो तो एक अकेला बंदा कर रहा था, और जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है बेटा वो एक स्मॉल लेवल पे चलता है। जब हम थोड़ा सा अपने बिजनेस को बढ़ाते हैं बेटा तो हम आते हैं पार्टनरशिप बिजनेस की तरफ। हम किसी न किसी के साथ पार्टनरशिप कर लेते हैं, और जब हमने कोई कंपनी बनानी होती है, जब हमने लार्ज स्केल पर बिजनेस स्टार्ट करना होता है, तो हम मार्केट में अपने बिजनेस को कंपनी लॉ के अंडर रजिस्टर करवाते हैं बेटा सबसे पहले। और उसके बाद अगर तो हमारी होगी पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी का मतलब होता है जिसमें ये पब्लिक पैसा इन्वेस्ट कर सकती है, उसको हम बोलते हैं पब्लिक कंपनी। और एक होती है प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी में सिर्फ कंपनी के मेंबर्स ही पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जो बाहर की पब्लिक है वो पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकती बेटा। इसीलिए बेटा जो ये कंपनी अकाउंट्स हैं ये थोड़े से बेटा हमारे सोल प्रोप्राइटरशिप अकाउंट्स और पार्टनरशिप अकाउंट से डिफरेंट है बेटा। बात समझ में आती है? आपको लेवल वाइज स्टडी करवाई जाती है। सबसे पहले जो सबसे आसान टॉपिक है जो कि सोल प्रोप्राइटरशिप का था वो करवाया जाता है, फिर धीरे धीरे पार्टनरशिप का टॉपिक आपको करवाया जाता है, फिर कंपनीज अकाउंट के बारे में आपको डिस्कशन की जाती है बेटा। आइए, आई होप कि आपको पता चल गया है कि कंपनीज जो हैं वो किस तरह से पैसा मार्केट से लेती हैं बेटा। जो कंपनी पैसा मार्केट से लेती हैं वो पैसा किसका होता है बेटा? वो पैसा इस पब्लिक का होता है। सर, कंपनी में पैसा तो इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन मान लीजिए मेरे पास 10 लाख रुपए हैं और मैं उसको बैंक में डाल दूं तो मुझे ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा बेटा। ऐसा नहीं है कि कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कंपनी जो है हमें कुछ उसके बदले में प्रोवाइड नहीं करेगी। कंपनी को भी बेटा, कंपनी ने जैसे मान लीजिए इन लोगों से 10 करोड़ रुपए इकट्ठा करके एबीसी लिमिटेड कंपनी के पास चला गया। अब एबीसी लिमिटेड ने उसको आगे किसी प्रोजेक्ट में, किसी बिजनेस में इन्वेस्ट किया है बेटा, और उस बिजनेस से जो एबीसी लिमिटेड प्रॉफिट कमाएगी उस प्रॉफिट का कुछ शेयर या फिर सारा शेयर इन शेयर होल्डर्स को डिविडेंड की फॉर्म में देगी बेटा। किस फॉर्म में देगी? डिविडेंड की फॉर्म में देगी। बात समझ में आती है? जैसे कि हम बैंक में पैसा लगाते हैं बेटा, जब बैंक में पैसा लगाते हैं तो बैंक हमें क्या पे करता है? इंटरेस्ट पे करता है। बैंक में हम अलग अलग तरीके से पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि बैंक में हमने सेविंग अकाउंट खुलवा लिया, या फिर एफडी खुलवा ली, या फिर आरडी खुलवा ली, या फिर बेटा हमने पीपीएफ अकाउंट खुलवा लिया। अलग अलग तरह की स्कीम्स बैंक प्रोवाइड करते हैं, और उसके बदले में बैंक हमें क्या पे करता है? इंटरेस्ट पे करता है। इसी तरह से जब हम कंपनी में पैसा लगाते हैं तो कंपनी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कंपनी ने, सबसे पहले देखिए कंपनी ने पैसा किसका यूज़ किया? कंपनी ने इन लोगों का पैसा यूज़ किया है, और ये लोग कंपनी में इन्वेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये कंपनी से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि कंपनी इन फ्यूचर में ग्रो करेगी और हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या प्रोवाइड करेगी? डिविडेंड प्रोवाइड करेगी। बात समझ में आती है? इसी तरह से कंपनीज में इन्वेस्ट करने का भी बेनिफिट है बेटा। हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि जो बैंक का इंटरेस्ट है वो एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, और जो डिविडेंड है प्रेफरेंस शेयर होल्डर के केस में वो फिक्स होता है, बट इक्विटी शेयर होल्डर को कुछ फिक्स नहीं होता कि कितना डिविडेंड पे किया जाएगा। अब सर ये प्रेफरेंस शेयर क्या है और इक्विटी शेयर क्या है बेटा? ये मैं आपको अभी बताता हूँ। अभी देखिए बेटा, मैंने आपको बोला कि एबीसी लिमिटेड ने पब्लिक से पैसा लिया और पब्लिक को उसके बदले में डिविडेंड पे किया। बट जैसे कि हम बैंक से लोन लें, हम बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक को क्या पे करते हैं बेटा? इंटरेस्ट पे करते हैं सर। जब इंटरेस्ट पे करते हैं तो बैंक
इंटरेस्ट जो होता है वो एक फिक्स्ड अमाउंट का इंटरेस्ट होता है, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है बेटा। और बैंक कभी भी ये नहीं कहता कि सर आपने अपने बिजनेस में पैसा लगाया हमसे लोन लेकर, अगर आपका बिजनेस नहीं चला तो मैं आपका इंटरेस्ट माफ़ कर देता हूँ। क्या कभी बैंक ऐसा कहेगा? जी नहीं। बैंक कभी भी ये चीज़ नहीं बोलेगा कि अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा तो सर सॉरी कोई बात नहीं, आप इंटरेस्ट मत दीजिए। बैंक को सिर्फ अपने लोन की है और बैंक को सिर्फ अपने इंटरेस्ट की है। बैंक को कुछ लेना देना नहीं है कि आपका बिजनेस चल रहा है, आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है। लेकिन इन द केस ऑफ शेयर कैपिटल, कंपनी अगर किसी ईयर में मान लीजिए लॉस में चली गई तो कंपनी उन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 1 साल के लिए या 2 साल के लिए डिविडेंड ना भी दे तो भी पब्लिक कंपनी को कुछ कह नहीं सकती बेटा। हाँ, प्रेफरेंस शेयर भी बेटा अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, वो मैं आपको अभी समझाऊंगा। आई होप कि आपको ये कंपनी वाला टॉपिक पहले अच्छे से समझ आना चाहिए कि जो कंपनीज हैं उनके पास अपना पैसा थोड़ा बहुत होता है और बाकी का पैसा वो बेटा मार्केट से लेते हैं, पब्लिक को शेयर इशू करके लेते हैं। और इसका मतलब है अगर कंपनी मार्केट से लोगों का पैसा यूज़ कर रही है तो लोगों को उसके बदले में कुछ तो देगी, और जो वो अमाउंट देगी उसको हम बोलते हैं डिविडेंड बेटा। बात समझ में आई? आइए बेटा आगे देखिए। आगे है बेटा टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। अभी सर टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल का मतलब हुआ इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। हमारे पास 2 तरह की बेटा शेयर कैपिटल होती है, एक होती है इक्विटी शेयर कैपिटल, एक होती है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? बेटा जो इक्विटी शेयर कैपिटल है उसको हम ऑनर्स इक्विटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑनर इक्विटी। ऑनर इक्विटी का मतलब है जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, जिसके जो कंपनी के इक्विटी शेयर कैपिटल, जो कंपनी के इक्विटी शेयर खरीदते हैं बेटा, वो कंपनी के क्या बनते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर्स बनते हैं बेटा। जब वो कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर बनते हैं तो उनके पास काफ़ी ज़्यादा राइट आ जाते हैं, बट ये सारे राइट प्रेफरेंस शेयर होल्डर को नहीं मिलते बेटा। सर ये राइट क्या होते हैं बेटा जो इक्विटी शेयर होल्डर को मिलते हैं? आइए, सबसे पहले जो राइट मिलता है इक्विटी शेयर होल्डर को वो है वो कंपनी की कोई भी मीटिंग में इनवाइटेड होता है बेटा। कंपनी ने कोई भी रेजोल्यूशन पास करना है, कंपनी ने कोई भी डिसीज़न लेना है, कंपनी सबसे पहले इन इक्विटी शेयर होल्डर को बुलाती है कि आपसे हम डिस्कशन करना चाहते हैं कि हम इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हम कोई रेजोल्यूशन पास करना चाहते हैं, हमें आपकी सलाह की ज़रूरत है। लेकिन ऐसा प्रेफरेंस शेयर होल्डर के केस में नहीं होता। बात समझ में आई? इसके बाद जो इक्विटी शेयर होल्डर हैं इनको मीटिंग में वोटिंग राइट भी मिलता है बेटा, कि मीटिंग में जो भी डिसीज़न लिया जा रहा है उसमें ये अपनी वोट डाल सकते हैं बेटा। लेकिन अगेन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ऐसा कुछ भी राइट नहीं मिलता। और जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं बेटा, इनको जो डिविडेंड मिलता है सबसे एंड में जाकर मिलता है। कंपनी क्या करती है? कंपनी बोलती है कि मैं एक जैसे मान लीजिए इक्विटी शेयर होल्डर को हम क्या कह रहे हैं, दे आर द ऑनर। इफ दे आर द ऑनर दे हैव टू फर्स्ट क्लियर ऑल देयर आउटस्टैंडिंग अमाउंट्स एंड ऑल द एक्सटर्नल पेमेंट्स। आफ्टर दैट द रिमेनिंग अमाउंट शैल बी टेकन बाय द ऑनर। Similarly, in the case of share capital, the equity shareholder will be given the dividend at the last. It means, first of all, company pay the dividend to the preference shareholders, and that is a fixed rate of dividend. For example, 10% dividend. But there is no fixed rate of dividend in the case of equity share capital. After making payment to preference shareholder of the dividend,
कंपनी पे डिविडेंड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। जब बेटा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड की पेमेंट फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड के साथ हो जाती है बेटा, उसके बाद जो भी पैसा बचता है वो कंपनी क्या करती है, अपने इक्विटी शेयर होल्डर को देती है बेटा, इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। सर, कंपनी क्या सारा पैसा ही दे देती इक्विटी शेयर होल्डर को? जी नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। कंपनी ने भी कुछ ना कुछ रखना होता है अपने पास। कंपनी सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करती है, उसके बाद कंपनी के पास जो प्रॉफिट बच जाता है, कंपनी उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा, मान लीजिए 60% शेयर जो है वो डिविडेंड की फॉर्म में इक्विटी शेयर होल्डर को पे कर देती है। सर, जो बाकी 40% बचा, कंपनी उसका क्या करती है फिर? बेटा, जो कंपनी के पास बाकी 40% बचा है वो कंपनी अपने पास रिजर्व की फॉर्म में रख लेती है। सर, ये रिजर्व क्या होता है? रिजर्व का मतलब होता है बेटा, कंपनी ने इन फ्यूचर भी इन्वेस्टमेंट करनी होती है नए नए प्रोजेक्ट्स में। अगर कंपनी अपने पास कुछ भी रिजर्व एंड सरप्लस के तौर पे नहीं रखेगी तो कंपनी को हर बार कहीं ना कहीं से फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए कंपनी कुछ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो है अपने पास इन फॉर फ्यूचर, कंपनी ने जैसे पैसा इन्वेस्ट करना होता है किसी नए प्रोजेक्ट में, तो कंपनी उसके लिए अपने पास कुछ पैसा बचा के रख लेती है, ताकि इन फ्यूचर अगर कंपनी को फाइनेंस की रिक्वायरमेंट हो तो कंपनी के पास भी सबसे पहले कुछ ना कुछ पैसा पड़ा होना चाहिए। मान लीजिए कंपनी को इन फ्यूचर 50 करोड़ रुपए की ज़रूरत पड़ेगी और कंपनी ने पिछले 3-4 साल में जो प्रॉफिट कमाया है उसमें से बेटा जो वो कंपनी 40% अपने पास बचाती रही है, वो अमाउंट थी कंपनी के पास 10 करोड़ रुपीस की। और मान लीजिए अगर कंपनी ने ये उस समय अपने पास पैसा नहीं बचाया होता तो कंपनी को इस टाइम पर 50 करोड़ रुपए के मार्केट में शेयर इशू करने पड़ते। लेकिन अब कंपनी कितना शेयर मार्केट में बेचेगी? कंपनी अब बेटा 40 करोड़ के शेयर मार्केट में बेचेगी, क्योंकि 10 करोड़ रुपए कंपनी के पास रिजर्व की फॉर्म में पड़े हुए हैं बेटा। सर, इससे कोई इक्विटी शेयर होल्डर को घाटा तो नहीं पड़ता? नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। जो इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करती है कंपनी, और जो कंपनी 40% का जो पैसा बचा है वो रिजर्व में रखती है, वो फ्यूचर के प्रोजेक्ट के लिए रखती है। ऑब्वियस सी बात है बेटा, अगर कंपनी फ्यूचर में कोई किसी प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करेगी, उससे जो कंपनी को प्रॉफिट होगा, कंपनी उसमें से भी कुछ ना कुछ डिविडेंड की फॉर्म में इक्विटी शेयर होल्डर को प्रोवाइड करेगी। ऐसा नहीं है कि कंपनी अगर सारा प्रॉफिट इक्विटी शेयर होल्डर को नहीं दे रही तो इसका मतलब ये नहीं है कि इक्विटी शेयर होल्डर घाटे में जा रहे हैं। वो किसी अलग तरीके से कंपनी से पैसा कमा लेते हैं बेटा। आज समझ में आई? आगे देखिए। अभी सर प्रेफरेंस शेयर होल्डर कैपिटल के बारे में बताइए। जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है वो कितनी तरह की होती है? आइए देखते हैं बेटा। जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है उसको हम आगे क्लासीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले आती है बेटा क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। सर, ये क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या होती है? बेटा, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का मतलब होता है, जैसे कि मान लीजिए मैंने अभी आपको अभी टॉपिक में बताया था कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, अगर मान लीजिए कंपनी को एक साल में मान लीजिए लॉस हो गया तो कंपनी डिविडेंड नहीं दे पाई कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को। अगर वो शेयर होल्डर जो हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं, उन्होंने क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर लिए हुए हैं। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर का मतलब है अगर किसी वजह से कंपनी पिछले साल में कंपनी को लॉस हो गया था तो कंपनी पिछले साल में डिविडेंड नहीं पे कर पाई, बट कंपनी को अगले साल में उस साल का डिविडेंड भी देना पड़ेगा और जो पिछले साल लॉस बियर होने की वजह से नहीं दे पाई वो वाला डिविडेंड भी कंपनी को पे करना पड़ेगा, प्रोवाइडेड जो शेयर होल्डर हैं उनके पास क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है। अगर उनके पास नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर हैं तो
कंपनी जो है जिस साल का डिविडेंड पे नहीं हुआ, कंपनी नेक्स्ट ईयर में वो डिविडेंड नहीं पे करेगी बेटा। मान लीजिए कंपनी को पिछले साल में लॉस हुआ था, बट कंपनी ने पिछले साल में डिविडेंड नहीं दिया। अगर आपके पास नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है तो आपके पास ये राइट नहीं होता कि आप कंपनी से पिछले साल का डिविडेंड डिमांड कर सकें। अगर आपके पास क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर हैं तो आप कंपनी से पिछले साल का जो डिविडेंड है वो डिमांड कर सकते हैं बेटा। बात समझ में आई। इसके बाद बेटा कैटेगरी आती है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होती है, एक होती है बेटा इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का मतलब होता है कि इसका जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होते हैं बेटा, इसका कुछ एक टाइम पीरियड होता है। जैसे मैक्सिमम टाइम पीरियड होता है 20 साल का। 20 साल के अंदर कंपनी ने अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उनके पैसे वापस करने होते हैं और उनसे अपने शेयर वापस लेने होते हैं। और जिसका टाइम पीरियड एक फिक्स है कि वैसे मान लीजिए जरूरी नहीं है 20 साल में, 20 साल जो है मैक्सिमम लिमिट है अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013। लेकिन कंपनी 5 साल के लिए भी इशू कर सकती है, 10 साल के लिए भी इशू कर सकती है। जितने टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया है उतने टाइम बाद कंपनी को इन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पैसे वापस करने पड़ते हैं बेटा। जो इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या होते हैं, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का मतलब होता है वो वाला पैसा जिसमें कंपनी ने कोई पीरियड स्पेसिफाई नहीं किया कि हम आपको कब ये पैसा लौटाएंगे। हो सकता है ये कंपनी ये पैसा कभी भी ना लौटाए। अगर कंपनी ये पैसा कभी भी नहीं लौटाएगी तो कंपनी जब लिक्विडेट होगी, लिक्विडेट का मतलब होता है कंपनी जब बंद होगी, ये इन शेयर होल्डर को तभी अपना पैसा वापस मिलेगा इक्विटी शेयर होल्डर के साथ। समझ में आई। इसके बाद आते हैं बेटा कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर। कन्वर्टेबल का मतलब होता है दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो इक्विटी शेयर कैपिटल या डिवेंचर्स में कन्वर्ट हो सके उसको हम बोलते हैं कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास 10,000 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, मैंने कंपनी को बोला बट मैंने वो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ली हुई थी। इसका मतलब है कि मैं कंपनी को कहकर कभी भी अपने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को इक्विटी शेयर या डिबेंचर्स में कन्वर्ट करवा सकता हूं। लेकिन मेरे पास अगर नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है तो मैं वो वाली कैपिटल को कन्वर्ट नहीं करवा सकता, वो मुझे एज ए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की फॉर्म में ही रखने पड़ेंगे बेटा। ये जो सारी मैंने डिस्कशन की है ये आपने +1 में पढ़ी हुई है बेटा, लेकिन आपको कुछ चीज़ें रिमाइंड करवाने के लिए मैंने आपको ये लेक्चर आपसे डिस्कस किया है। और अभी जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम शेयर कैपिटल के प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे बेटा। थैंक यू।